जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोटीन, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन जो होते हैं वो सीक्वेंसेस ऑफ एल अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसेस को हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स रहा है, सारे जो अमीनो एसिड्स रहेंगे जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जब जुड़े होते हैं दे विल फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और वही चेन के अंदर फिर और कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे आपको कन्फर्मेशंस, नेटिव कन्फर्मेशंस देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन कैसे बन रहा है और कितने तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये होता है एक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बोलेंगे तो ये एक अमीनो ग्रुप रहेगा। ये जो होता है ये अल्फा कार्बन होता है, ये कायरल कार्बन है, उसमें आपको 4 डिफरेंट ग्रुप देखने को मिल रहा है। और ये एक एल अमीनो एसिड्स होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स के अंदर आपको अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, ये उनकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एक अमीनो एसिड्स हो गया रेड कलर में। फिर ब्लू कलर में आप देख सकते हो ये और एक अमीनो एसिड्स है, इनकी भी इस तरीके से अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड्स में रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, सो होता क्या है, पहली अमीनो एसिड्स की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो OH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH रहेगा, उनमें से हमको सिर्फ OH लेना है। एंड सेकेंड अमीनो एसिड्स की जो अमीनो ग्रुप रहेगा उनमें NH3 है, तो वहाँ से हम उसको ऐसे लिख सकते हो HNH2 लिख सकते हो, तो हो गया ना, NH3 हो गया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमको लाना है, लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? H2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद आपको इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर OH तो चला गया, सिर्फ रह गया क्या? CO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में CO यहाँ पे रहा है। एंड ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है NH2। ठीक है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आए ना बातें? इस तरीके से आपको अमीनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की एक जो शुरुआत साइड्स को हम एन टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट एल अमीनो एसिड्स में आपकी सारे प्रोटीन बन रहा है, तो पहला जो अमीनो ग्रुप रहेगा वो तो फ्री रहा है। ठीक है, एंड जो आखिरी वाला जो रहेगा उनकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा फ्री रहता है, तो इसलिए हम उसको लास्ट एंड को C टर्मिनल कहते हैं। समझ में आए ना, C टर्मिनल होता है। तो यदि हम अमीनो एसिड्स मतलब कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन सर लीनियर पॉलीमर ऑफ एल अमीनो एसिड। समझ में आए ना, एवरी प्रोटीन जो होते हैं 20 डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में बनी हुई है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, हर एक जो बिट्स होते हैं, एक एक अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कुछ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कन्फर्मेशंस देखने को मिलेगा, हम जिसको बोलते हैं नेटिव कन्फर्मेशंस। ठीक है, अच्छा, वही होता है फंक्शनल। ज़्यादातर जो प्रोटीन की फंक्शनल फॉर्म होता है नेटिव फॉर्म होता है उनकी फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, सो वो जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट, यानी कि जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, दो चीज़ों जो कंबाइन होकर बनाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड, वीक इंट्रैक्शंस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हुई हैं, जैसे हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे तो आपको अमीनो एसिड्स जैसे बस पेप्टाइड बॉन्ड से बने इस तरीके से जुड़े हुई हैं सीक्वेंसेस, हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा प्रोटीन के अंदर आपको डिफरेंट तरीके के बॉन्ड देखने को मिलेगा। वही बॉन्ड जो होते हैं आपस में बॉन्ड जो होंगे कंबाइन होके कुछ अलग सी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो वो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन। ड्यू टू किसके लिए होता है? असेंबली ऑफ अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं, नेगेटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन जो होते हैं, चैनल वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अमीनो एसिड जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो अमीनो एसिड की असेंबली, फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड चेन होते हैं वो आपस में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोल्डेड हो जाएंगे, तो वो पैकेजिंग बनेंगे। और कुछ जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं हमेशा आउटर सरफेस में रहने की कोशिश करेंगे, जो हाइड्रोफोबिक रहेंगे वो अंदर की कोर की तरफ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वाटर से बच के रहने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए
4 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हम पूरा का पूरा क्लासेस के अंदर ये चारों स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है ये सारे स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे, ये अमीनो एसिड्स रहा है, ये मान लीजिए अमीनो एसिड्स 1 है, अमीनो एसिड्स 2 है, अमीनो एसिड्स 3 है, तो बस सीक्वेंसेस होता है और यहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एक पेप्टाइड सीक्वेंसेस आप देख रहे हो, ये एक पेप्टाइड मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इनमें जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उस अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। मतलब पहले वाला अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से अमीनो एसिड्स रहा है, ये आपकी उनकी 4th अमीनो एसिड्स के साथ, ये इसकी अमीनो साथ, इस तरीके से ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, कुछ वीक इंट्रैक्शंस बना लेंगे। ठीक है, वही इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो सीक्वेंसेस था वो स्ट्रेट ना होके कुछ इस तरीके से कॉइलिंग बन जाएगा। ठीक है, कॉइलिंग बन जाएगा। यदि एक चेन के अंदर हो रहा है तो हम उसको अल्फा हेलिक्स कहेंगे। यदि दो अलग अलग पेप्टाइड सीक्वेंसेस के अंदर हो रहा है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो बीटा प्लेटेड सीट, आपको दो इस तरीके से प्रोटीन की स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो एक चादर जैसे नजर आएगा, बीटा प्लेटेड सीट होता है बीटा की। फिर एन से सी टर्मिनल, एन से सी टर्मिनल जो सेम सीक्वेंसेस में हो रहा है हम उसको पैरेलल कहेंगे। यदि एक एन से सी टर्मिनल और दूसरा सी से एन टर्मिनल, तो हम उसको एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रक्चर्स कहेंगे। समझ में आए ना, बीटा प्लेटेड सीट। तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब प्रोटीन अपने आप को 3 डायमेंशनल वे में फोल्डेड करेगा, यानी कि ऐसे फोल्डेड करेगा, उनकी जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो रहते हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, हाइड्रोफिलिक, एंड कोर में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स रहेंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन आपको नजर आएगा। 2 अलग अलग टाइप की तरीके के जो चेन सब यूनिट्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। यदि वो सब यूनिट्स को आप अलग करोगे ना, वो फंक्शंस नहीं करेगा, आपस में जब वो इकट्ठा होकर रहेगा तभी फंक्शंस करेगा। ये होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बात किया कि ये सीक्वेंसेस होता है, लिनियर सीक्वेंसेस होता है, मतलब कि स्ट्रेट सीक्वेंसेस होता है अमीनो एसिड्स को, उन्होंने ज्वाइन हुई है पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है सभी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वाटरनरी हो, सभी स्ट्रक्चर की बैकबोन होता है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा, कोई बॉन्ड बनेगा, तभी जाके और दूसरे फॉर्म बनेगा। तो ये सभी स्ट्रक्चर की बैकबोन होता है। ठीक है, विच इज प्राइमरी सीक्वेंसेस जो होता है वो उसको कौन तय करता है, जीन। जैसे आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर डीएनए पाया जाता है सेल की न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए। ठीक है, आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन जब बनेगा वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म से उनके डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशंस हो गया, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एटीसी था तो नया जो बनेगा TACG बनना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए ये ए के बदले में टी आना चाहिए था, टी आना आके जी हो गया, कोई भी बदलाव हो गया, तो सब्सिक्वेंट बदलाव वही आरएनए में होगा, फिर सब्सिक्वेंटली क्या होगा, प्रोटीन में भी वही चीज आ जाएगा। उनकी एक बेस्ट एग्जांपल होता है आपका सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी के जो शेप्स होता है, नॉर्मली हमारे जो आरबीसी शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, आप यदि कट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा बाइकॉनकेव। आरबीसी की शेप ऐसे मेंटेन रहना जरूरी है ताकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल को भेज सके। ठीक है, तो होता क्या है, एक तो उसको बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स मतलब कि जो प्रोटीन की सीक्वेंसेस होता है उसमें ग्लूटामिन होता है। ग्लूटामिन की वजह से यदि कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेंजेस होता है जिसकी वजह से वैलिन आ जाता है, ग्लूटामिन की वजह से वैलिन आ जाता है, तो आरबीसी की शेप जो होता है बाइकॉनकेव ना होके सिकिल सेल हो जाएगा। सिकिल जो गेहूँ वगैरह कट करने के लिए या राइस वगैरह प्लांट को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिकिल हम जिसको बोलते हैं, आपने शायद देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होता है, हम कट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया क्योंकि लेस स्पेस है, लेस हीमोग्लोबिन्स रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक ही न्यूक्लियोटाइड की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा
अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसेस ही चेंज हो गया, यानी कि ग्लूटामिन और वैलिन जो होता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होता है, अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करेगा, तो इसलिए शेप ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है उस जेनेटिक डिजीज के सारे जेनेटिक डिजीज उसकी वजह से होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। तो ये उनकी अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की वजह से होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रहता है। देखिए जैसे हमने बात किया, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर NH3 इस तरीके से प्लस रहेगा, ये अल्फा है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर R ग्रुप रहेगा। पहली अमीनो एसिड्स की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है उनकी CO रहेगा एंड OH उनका रिमूव हो चुका है, हमने बात किए थे OH और इसमें आपका जो NH2 से NH3 था, NH3 प्लस था, ये हाइड्रोजन आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगा, इसके बारे में हमने बात किए थे। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पहली अमीनो एसिड्स की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की CO, दूसरे अमीनो एसिड्स की NH2 के बीच में बॉन्ड बनता है, ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, याद रखिए पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, वो उतना मतलब कि मूवेबल नहीं है, तो ये मूव करने नहीं देगा। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम सेकेंडरी पढ़ेंगे, टर्शियरी पढ़ेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें कुछ बदलाव आना जरूरी है, तो मॉडिफिकेशन होना तो जरूरी भी है ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे उनकी जो पाया जाता है बॉन्ड है ना, किसके बीच में, देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड होता है यदि आप मार्क करोगे C अल्फा एंड C के बीच में, यानी कि जो पहली अमीनो एसिड्स की अल्फा कार्बन, ठीक है ना, C अल्फा आप जैसे देख सकते हो, इसके एंड C है ना, C अल्फा C के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम साई बॉन्ड कहते हैं। एंड फिर वही दूसरा अमीनो एसिड्स की N है ना, नाइट्रोजन यहाँ पर देख सकते हो, एंड C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड होता है हम उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो उसके बीच में जो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहीं पे रहता है। आई होप आपको मतलब कि और एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। देखिए जैसे हमने बात किया कि ये एक NH3 प्लस है, ये C अल्फा है, मैं एक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर R ग्रुप रहेगा, ये एक अमीनो एसिड्स हो गया। दूसरे अमीनो एसिड्स की यदि हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से रहेगा, NH3 प्लस C अल्फा, फिर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, फिर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई अलग सी अमीनो एसिड्स रहेगा जिसको हमने R2 में डिनोट किया। समझ में आए ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इसमें यहाँ से OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 करके, है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया ना, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। यदि हम बात करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसे रहेगा, CO NH2 ये रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर C अल्फा इस तरीके से रहा है, वही अमीनो एसिड्स को मैं लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे NH3 प्लस रहा है। यदि इसके बारे में बात करेंगे तो इनका भी वही है, C अल्फा, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे रहा है, यह हाइड्रोजन है, यह R2 है, ठीक है। तो ये इस अमीनो एसिड्स की पार्ट्स होता है, ठीक है ना, इनकी पार्ट्स होता है ये CO, ठीक है। मैंने इसको पेप्टाइड बॉन्ड ये बना लिया इसलिए। तो बॉन्ड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हो C अल्फा एंड C के बीच में ये जो बॉन्ड है, वही बॉन्ड की बात कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं साई बॉन्ड, ठीक है ना, साई। तब कैसे याद रखोगे, C अल्फा C ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ई वाला बॉन्ड, तो N यहाँ पर नाइट्रोजन है, N है, ये C अल्फा है, तो ई वाला बॉन्ड है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फाई। तो NC बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं होता है। देखिए ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रोटेशंस बिटवीन जो C एंड N, बट द रोटेशन इज पॉसिबल किसके बीच में, साई एंड फाई बॉन्ड के बीच में। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है रेगुलर फोल्डिंग को एक पैटर्न के दौरान वो रेगुलर फोल्डिंग होने की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। यदि हम बात करेंगे चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस तरीके से सीक्वेंस रहा है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की इसे सीक्वेंसेस रहेगा। जो सीक्वेंसेस होता है अमीनो एसिड्स, जो ये अमीनो एसिड्स दिख रहे हो, ये है ना N+1 2 3 4, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये उनकी और फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिस वजह से क्या होगा, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग बनेगा, मतलब कि ऐसा एक स्ट्रेट चेन ना होके आपस में ये क्या करेंगे, फोल्डिंग।
सो डिफरेंट तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड सीट, बीटा टॉर्न, लूप एंड बैंड्स होते हैं, ट्रिपल हेलिक्स सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबसे पहले हम अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करेंगे। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एक रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। बस आपने ऐसे याद रखिए, ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स था, एक यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स था, जो बॉन्ड बनने की वजह से उनके अंदर कुछ इस तरीके से ये बदलाव लाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एल अमीनो एसिड्स जो होते हैं इस पर ज़्यादातर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, जिस वजह से क्या होगा, इट फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट अराउंड ए हेलिकल कन्फॉर्मेशंस। आप ऐसे सोच सकते हो कि जो राउंड है क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ज़्यादातर जो राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होता है वही मोर फेवरेबल होता है, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स में, यानी कि ऐसे आप करोगे तो इस तरीके से जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, जैसे मैंने आपको बात किया, तो फोर्थ अमीनो एसिड्स, पहला अमीनो एसिड्स और उसके बाद उनकी फोर्थ रहेगा, यानी कि यदि पहला वाला फोर्थ के साथ बॉन्ड बना रही हैं तो दूसरा वाला फिफ्थ के साथ, तीसरा वाला सिक्स्थ के साथ, अगेन फिर फोर्थ वाला एट्थ के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यदि हम बात करेंगे, उसको डिस्कवर पहली बार किए थे पाउलिंग एंड कॉरी ने किए थे। ये सबसे मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पॉन्टेनियसली बहुत लेस एनर्जी में वो बन सकता है, ठीक है ना। तो ये कैसे बन रहा है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का बॉन्ड का मतलब है कि एक ही सेम पॉलीपेप्टाइड के बीच में, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 1 एंड 4 के बीच में, फिर 2nd एंड 5th के बीच में, मतलब कि n+4 इस तरीके से आप देख सकते हो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए हम इंट्रा बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसके बाद बीटा जब बात करेंगे, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वहाँ पर हम इंटरमोलिकुलर देखेंगे। ये टर्म जो है ना, अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो सेकंड बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एल अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होता है, राइट हैंडेड जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो हेलिक्स हो रहा है, मतलब कि इस तरीके से जो टॉर्न बन रहा है, एक टॉर्न, ये जो टॉर्न आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक टॉर्न देख रहे हो, यहाँ पर 3.6 अमीनो एसिड्स रहेगा रेसिड्यू, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है ना N and 4, ये मान लीजिए यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। तो कम्प्लीटली यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अमीनो एसिड्स की CO ग्रुप यहाँ पर NH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनेगा। तो कंप्लीट 3 अमीनो एसिड इस्तेमाल होता है और 60% और एक अमीनो एसिड्स की 60% इस्तेमाल होता है, तो 3.6 अमीनो एसिड्स रेसिड्यू आएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे डिस्टेंस पर टर्न, एक टर्न से दूसरे टर्न की जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, या नहीं तो 0.54 नैनोमीटर रहेगा। एक्चुअल हेलिक्स जो होता है 1.5 रहता है। सो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट पेप्टाइड, मतलब कि पहली अमीनो एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में यूज नहीं होगा, सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोलिन एंड ग्लाइसिन जो होता है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोलिन में आपको अमीनो ग्रुप देखने को नहीं मिलता है, इमिनो ग्रुप देखने को मिलता है, अमीनो NH2 ग्रुप नहीं होता है। एंड ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, तो इसलिए प्रोलिन एंड ग्लाइसिन जो होता है वो हेलिक्स ब्रेकर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, पूछा जाता है ये इसे। तो ये आपको जब हम बात करेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दौरान यहाँ पे देखने को मिलेगा, टॉर्न वगैरह में, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बीटा प्लेटेड सीट होता है, उसको भी वही पाउलिंग एंड कोरी ने डिस्कवर किए थे। उन्होंने पहले अल्फा स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया उसको उन्होंने बीटा नाम दे दिया, समझ में है ना। बीटा इसलिए, सेकेंड उन्होंने अल्फा के बाद बीटा आता है तो इसलिए उन्होंने बीटा स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। मोर यहाँ पर उन्होंने देखा कि सेम पॉलीपेप्टाइड नहीं है, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड हो सकता है कि सेम डायरेक्शंस में हो, एक N से C टर्मिनल, यहाँ पर भी एक N से C टर्मिनल, या तो हो सकता है कि एक अमीनो पॉलीपेप्टाइड चेन N से C टर्मिनल और एक C से N टर्मिनल, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो जिसके दौरान क्या हो रहा है, एक सीट जैसे, सीट मतलब कि ऐसे चादर जैसे स्ट्रक्चर जैसे आपको नजर आएगा, ठीक है। इसे एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो इसलिए उन्होंने उनको बीटा सीट नाम दिए थे। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है अमीनो एसिड्स में, यहाँ पर आपको 3.4 अमीनो एंगस्ट्रॉम्स यहाँ पर आएगा, अल्फा हेलिक्स में 1.5 एंगस्ट्रॉम्स था।
यदि हम बात करेंगे बीटा प्लेटेड सीट जो होता है टाइप्स, जैसे मैंने बात की कि सेम डायरेक्शन में होगा तो पैरेलल, यदि एक एन से सी एक सी से एन रहेगा तो हम उसको एंटी पैरेलल कहेंगे। और कुछ होते हैं प्रोटीन जिसमें आपको पैरेलल बीटा प्लेटेड सीट भी देखने को मिलेगा, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड सीट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। जब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम अच्छे से इस्तेमाल होता है। ठीक है, अदर स्ट्रक्चर यदि हम बात करेंगे बीटा टॉन जब होता है, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है ना, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, उसको जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्न। ठीक है, वही टॉन बनाने के लिए ग्लाइसिन एंड प्रोलिन की इस्तेमाल होता है। हेलिक्स बनाने में ग्लाइसिन प्रोलिन इस्तेमाल नहीं होगा, टॉन बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर और बोल रहा है जो एपिटोप होता है रिकॉग्निशन करने के लिए, जैसे यदि आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिखा है, देखिए चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। जो एंटीजन होता है आके एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, एंटीजन की जिस हिस्सा एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है हम उसको एपिटोप्स कहते हैं, और एंटीबॉडी की हुई पार्ट को हम पैराटोप कहते हैं। ठीक है, ये उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर भी आपको टॉन देखने को मिलेगा। लूप्स जो होते हैं लॉन्ग सेगमेंट्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मान लीजिए यहाँ पर एक अल्फा हेलिक्स है, एक बीटा प्लेटेड सीट है, दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के लिए जो रहता है उसको हम लूप्स कहते हैं। और एक होता है ट्रिपल हेलिक्स, जैसे ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, उसके साथ और एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रिपल हेलिक्स, 3 हेलिक्स आपको दिखने को मिलेगा जो कि कोलाजन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आपको इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग 3 हेलिक्स है ना, तो अलग अलग इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हेलिक्स लूप हेलिक्स, यानी कि मान लीजिए अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये एक लूप है। ठीक है ना, मान लीजिए ये एक बीटा प्लेटेड सीट है, ये अल्फा हेलिक्स है, फिर है ना, फिर बीटा प्लेटेड सीट है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से आपको हेलिक्स लूप हेलिक्स या बीटा अल्फा बीटा यूनिट या बीटा मियांडर या बीटा बैरल मतलब इस तरीके से पाइप जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर कोई घुसेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे टॉर्सियरी स्ट्रक्चर के बारे में। द पेप्टाइड चेन फर्दर फोल्डेड, ये 3 डायमेंशनल 3D याद रखिए, 3D व्यू में यदि हम आप उसको दिखेंगे, ये उनके नेटिव या कन्फर्मेशंस होता है जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है। जो प्रोटीन जब भी फंक्शंस करेगा कोई काम करने के लिए बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा, ये उनकी टॉर्सियरी स्ट्रक्चर्स होता है। ये नॉन लीनियर होता है, आपको इस तरीके से स्ट्रेट नज़र नहीं आएगा, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर होता क्या है, जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स रहेगा वो कोर में रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि जो वाटर के कंटेंट में आ सकता है वो पेरीफेरी में आपको नजर आएंगे। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर यूनिट में पॉलीपेप्टाइड्स को जो डोमेन कहते हैं विच इज़ द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट्स होता है। कौन सी फोर्स उसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, वैन इंट्रैक्शंस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्ट ब्रिज, सारे आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर दो मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइन होकर सब यूनिट्स बनाते हैं। यदि इंडिविजुअल हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेंगे वो फंक्शंस नहीं करेंगे, जैसे कि उनकी बेस्ट एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन में आपको यहाँ पर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, यहाँ पे जैसे देख सकते हो अल्फा चेन है, ये 2 बीटा चेन है। ये जब वो इकट्ठा होकर रहेंगे तभी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हो पाएगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वही हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, क्रेडिन काइनेज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जो होता है ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर होता है। तो ये ही पूरा का पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।